हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। होलसम टेल्स में आपका स्वागत है। यह वीडियो हमारी टीम ने काफ़ी मेहनत के बाद हिंदी में डब किया है और अगर इसमें कोई त्रुटि रह गई हो तो हमें क्षमा करें। हमारे चैनल का उद्देश्य बिना तोड़ मरोड़ और सनसनी के आप तक सही जानकारी पहुंचाना है। कृपया इस वीडियो को शेयर व लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल ये है कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं और अगर बीमार पड़ते हैं तो मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ। सबसे तेज, सबसे सेफ और परमानेंट जो इलाज है वो क्या है, यही सवाल है। और ये हम कैसे कर सकते हैं, तब कर सकते हैं जब हम समझ जाएं कि प्रॉब्लम क्या है। बिना प्रॉब्लम को समझे हुए और कोई भी प्रॉब्लम हो हमें सॉल्यूशन मिलना मुश्किल है। तो आज का जो दिन है वो सॉल्यूशन का दिन है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रॉब्लम को कैसे समझा जाए। सर दर्द से लेके हार्ट अटैक तक, कॉमन कोल्ड से लेके कैंसर तक, ये बहुत ही आसान है इसको ठीक करना, अगर हमें ये समझ में आ जाए कि ये है कैसे कैसे होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 300 साल पहले बहुत तरह की बीमारियां होती थी जिससे इंसान मर सकता था। करीब 80 तरह की बीमारियां होती होंगी शायद। और उसके बाद अगर हम देखें कि करीब 1990 के आसपास करीब 8,000 तरह की बीमारियां हो गई और अब हो सकता है और भी ज़्यादा हों। तो ये सब हमें बहुत कंफ्यूज करने वाला है, हमारे दिमाग को बहुत कंफ्यूज करता है। 8,000, 10,000। आसान तरीके से अगर हम देखें तो तो इंसान जो है वो 8-10 हज़ार तरीके से नहीं मर सकता। हमारे शरीर में बहुत सिंपल सी प्रोसेस होती है और अगर हम उसे समझ लें तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हमें एक दिन तो मरना ही है, पर क्यों दर्द से, क्यों बीमारी से मरा जाए। जो जंगली जानवर होते हैं वो भी मरते हैं, पर वो कैसे मरते हैं? वो दर्द से नहीं मरते हैं। वो मरते हैं या तो उनको कोई दूसरा जानवर मारता है, या एक्सीडेंट होता है, या जैसे वो बूढ़े होते हैं वो मर जाते हैं। तो बहुत ही एक साधारण मौत होती है। और हमारे जीवन का अंतिम जो सफ़र है वो बहुत ही आसान होना चाहिए। लेकिन अगर हम देखें, हमारे ज़िंदगी के पूरे 10 साल, आखिरी के 10 साल जो हैं वो हमारे सारे पैसे खर्च करने में निकल जाते हैं और बहुत दर्दनाक होते हैं। तो अगर ये सब हम कर भी लें तो क्या हमें जो सेहत चाहिए वो मिलती है? नहीं मिलती हमें। तो आइए समझते हैं कि कैसे ये प्रॉब्लम होती है। और मैं आपको आसान करने के लिए मैंने एक तरीका बनाया है जिसका है नाम जीवन का खेल। और ये आप लोग बहुत आसानी से ले सकते हैं। इसका एक चार्ट बनाया हुआ है। और जब आप अपनी बीमारी को ठीक करने लगते हैं और आपको ये देखना है कि मैं किस तरह का खाना खाऊं, तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं। और जो लोग भी इस चार्ट को देखना लेना चाहते हैं वो मेरी इस वेबसाइट पर जा सकते हैं, viswarup.com/GOL गोल। और आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और आप उसका प्रिंट आउट लेके अपने पास रख सकते हैं रेफरेंस के लिए। तो आइए मैं आपको आगे बताता हूँ कि जो मेडिकल साइंस है वो दो तरीक़ों से डिवाइड की गई जाती है। एक जो है वो रिडक्शनिस्ट थ्योरी है और एक है ऑब्जर्वेशनल स्टडी। और ज़्यादातर जिस चीज़ को हम जानते हैं आज की तारीख में वो है रिडक्शनिस्ट थ्योरी है। और मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या चीज़ है। देखिए, अगर हम एक कोई ऐसा सप्लीमेंट लेते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड सप्लीमेंट है ये, और अब ये हमारे हेल्थ के लिए ठीक है या नहीं ठीक है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। अब रिडक्शनिस्ट थ्योरी क्या कहती है कि लोगों को हम कुछ दिन के लिए ये देंगे और चेक करेंगे कि ब्लड शुगर, ट्राइग्लिसराइड या कोलेस्ट्रॉल वगैरह है ये कम होता है कि नहीं होता। हम इसको चेक करेंगे कि ये सप्लीमेंट देने से पहले कैसा था और उसके बाद 1 महीने तक दिया, और फिर हम टेस्ट करेंगे कि ये तीनों चीज़ें कम आती हैं कि नहीं आती, ट्राइग्लिसराइड कम आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोलेस्ट्रॉल कम आ रहा है कि नहीं आ रहा। और अगर ये कम आता है तो हम समझेंगे कि ये ठीक है, ये अच्छा है हमारी हेल्थ के लिए। तो ये आम तरीका है, ये रिडक्शनलिस्ट तरीका है डिसाइड करने का कि कोई भी चीज़ हमारे लिए ठीक है या नहीं नहीं ठीक है। तो ये रिडक्शनिस्ट थ्योरी है कि हम लैब में एनालिसिस करते हैं और जो रिजल्ट्स हैं वो कुछ नंबर्स के ऊपर आधारित होते हैं, और वो हेल्थ के ऊपर आधारित नहीं होते, वो नंबर्स के ऊपर आधारित होते हैं।
कि ये नंबर जो हैं वो ठीक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे जैसे आने चाहिए, और अगर वो आ रहे हैं तो वो ठीक है। तो इसमें ये नहीं देखा जाता कि एनर्जी लेवल कैसा है, आप फील कैसा कर रहे हैं। इसको रिडक्शनिस्ट थ्योरी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पहले और बाद के नंबर्स को कंपेयर किया जाता है और उसके बेस पे आप डिसीजन लेते हैं, आप कहते हैं कि ये चीज़ ठीक है या नहीं ठीक है। अब समझते हैं कि ऑब्जर्वेशनल स्टडी क्या चीज़ है। अब आप सोचिए कि अगर हम कोई एक प्रोडक्ट को लेते हैं और उसको 15 साल तक कोई लिया जाता है, तो 15 साल में अगर 2 लाख लोग उस प्रोडक्ट को लेते हैं और अगर हम उन सब को ऑब्ज़र्व करें बहुत ध्यान से, तो उनको टेस्ट ना करें, उनको हम अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व करें कि उनको हम लगातार फॉलोअप करें, उनको देखें, चेक करें। और ब्रिटिश मेडिकल जर्नल 2006 में ये पब्लिश हुआ था कि जो ओमेगा 3 को खाने के रिस्क और बेनिफिट्स हैं वो क्या हैं। तो अगर आप उसमें देखेंगे तो मोर्टेलिटी यानी मृत्यु दर और कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ और कैंसर के अंदर बढ़ोतरी हुई। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इस तरह के प्रोडक्ट्स को लगातार खाते हैं, बहुत देर तक खाते हैं, तो आपकी मृत्यु दर, आपकी हार्ट डिजीज़, आपके कैंसर के चांसेस जो है वो बढ़ सकते हैं। तो एक तरफ रिडक्शनिस्ट थ्योरी जो है वो बोलती है कि ये ठीक है, लैब रिपोर्ट कह रही है कि ये ठीक है, लेकिन दूसरे तरीके से अगर ऑब्जर्वेशन स्टडी के हिसाब से हम देखें कि जो इस तरह के प्रोडक्ट को खाए लेंगे उनको प्रॉब्लम होंगी, वो उनको हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं, उनको कैंसर की दिक्कत हो सकती है, वो दूसरों से मोटे हो सकते हैं। तो अब एज ए कंज्यूमर हमारे पास दोनों तरह के रिजल्ट्स हैं, तो आप किस चीज़ पे यकीन करेंगे, आप क्या यूज़ करेंगे, रिडक्शनिस्ट या ऑब्जर्वेशनल? ऑब्जर्वेशनल करेंगे, क्योंकि हमें नंबर से मतलब नहीं है कि मुझे नंबर ये नहीं अचीव करना है कि मुझे ये नंबर होना चाहिए। मुझे परफेक्ट हेल्थ चाहिए। हर एक समय पर मुझे अपने आप को ठीक और पूरा एनर्जी से भरा हुआ महसूस करना है। मुझे दर्द नहीं होना चाहिए, मैं ढंग से सो पाऊँ, और ये अगर मुझे मिल जाता है तो मैं ये महसूस करूँगा कि मैं बिल्कुल सेहतमंद हूँ। तो मुझे फिर इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा कोलेस्ट्रॉल कितना है और मेरी ब्लड शुगर कितनी है। लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा समझने वाली बात ये है कि मैं एक कंपनी हूँ सपोज़, तो अगर मैं देखूँगा कि ऑब्जर्वेशनल स्टडी है वो मेरे फ़ायदे की नहीं है, क्योंकि मैं 15 साल तक वेट नहीं कर सकता। मैं एक बहुत बड़े ग्रुप को जो है इस तरह से 15 साल तक मैं ऑब्जर्व नहीं करूँगा। मुझे तो बहुत जल्दी प्रोडक्ट मार्केट में लाना है। तो एज ए कंपनी मेरे लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा है अगर मैं दूसरी थ्योरी में काम करूँ, वो है रिडक्शनिस्ट थ्योरी। तो एक कंपनी के हिसाब से ये अच्छा है और कंज्यूमर के हिसाब से देखा जाए तो ये अच्छा है। तो यहाँ हम तो कंज्यूमर हैं, तो हमारे लिए तो ऑब्जर्वेशनल स्टडी अच्छी है। और मेरा जो तरीका है किसी भी प्रॉब्लम को ठीक करने का, वो है इस थ्योरी के ऊपर बेस्ड है, ऑब्जर्वेशनल स्टडी के ऊपर बेस्ड है। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मेरी जो रिसर्च है उसके अंदर मैंने फिजिक्स के लॉ को मेडिकल साइंस के साथ जोड़ने की कोशिश की है, और अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो आपको बहुत जल्दी बाकी सारी चीज़ भी समझ में आ जाएगी। लॉ ऑफ फिजिक्स क्या है, मेडिकल साइंस के साथ अगर उसको जोड़ते हैं तो इसके अंदर न्यूटन का तीसरा जो नियम है वो क्या है कि कोई भी क्रिया है उसकी प्रतिक्रिया होती है और वो उल्टी दिशा में होती है। तो अगर आपको यही समझ में आ गया तो आपको सब तरह की बीमारी और हर तरह की प्रॉब्लम को समझने में आसानी होगी। तो आइए समझते हैं। और मैं अगर नॉर्मल तरीके से देखूं तो मैं न्यूटन के तीसरे नियम को ह्यूमन बॉडी के साथ कनेक्ट कर सकता हूं। एक्शन, जॉन्डिस। अगर आपको जॉन्डिस है तो उसकी रिएक्शन क्या होगी, आपको आर्थराइटिस नहीं होगा। तो जैसे अगर किसी को बहुत ज़्यादा आर्थराइटिस है और उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत है और उसको अचानक जॉन्डिस हो जाता है तो आर्थराइटिस ठीक हो जाएगा अपने आप। और इसका उल्टा भी ठीक है। वो कैसे कि अगर किसी को आर्थराइटिस है और अगर उसको जॉन्डिस हो जाता है तो आर्थराइटिस ठीक हो जाएगा अपने आप। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि हर एक एक्शन का एक बराबर मात्रा में रिएक्शन होता है और वो उल्टी दिशा में होता है। और इन दोनों के बीच में क्या चीज़ है जो इसको कंट्रोल करती है, और इस केस में ये कॉर्टिसोल है जो कि एक हार्मोन है जो इन दोनों को कंट्रोल करता है, बैलेंस रखता है। तो कुछ भी अगर बॉडी में होता है तो इसका मतलब कुछ और भी हो रहा है बॉडी के अंदर, एक्शन रिएक्शन।
और उसके दोनों के बीच में कुछ होता है, इस केस में यहाँ कॉर्टिसोल है हार्मोन, और ये 1940 में ये डिस्कवर हुआ था। और हेंच एक साइंटिस्ट थे जो जिनको 1950 में नोबेल प्राइज़ मिला था इस डिस्कवरी के लिए, इस रिसर्च के लिए। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपको अस्थमा है तो आपको इंटेस्टाइनल कैंसर नहीं होगा। तो एक्शन, एक डिजीज़ और दूसरी डिजीज़ वो आपके शरीर में नहीं होगी। और यहाँ लेकिन एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि इनके बीच में कंट्रोलिंग फैक्टर क्या है, क्या चीज़ कंट्रोल कर रही है इनको, वो है एक बैक्टीरिया। पिछले एग्जाम्पल में देखा हमने वो हार्मोन था, यहाँ पर बैक्टीरिया है जो इन दोनों को कंट्रोल करता है, इन दोनों को बैलेंस करता है। अगर ये कम है तो आपको अस्थमा होगा, अगर ये ज़्यादा है तो आपको कैंसर हो कर देगा। तो अगर आपको इन दोनों बीमारियों से बचना है तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा, और अगर बैलेंस है तो ये सब ठीक रहेगा। यानी इन दोनों के बीच में अभी कॉमन चीज़ क्या है, वो है बैक्टीरिया। पिछले केस में क्या था, वो हार्मोन था। एक और एग्जांपल देखते हैं, वायरल अटैक। एक्शन क्या है, हमें वायरल डिजीज़ हो जाती है, और इसका रिएक्शन क्या है कि बॉडी जो दूसरे वायरसेस अटैक से वो रजिस्ट हो जा करती है। तो बहुत केसेस, ऐसे कम केसेस होंगे जहाँ पे कि एक साथ दो वायरल प्रॉब्लम से हमें दिक्कत होगी। अगर हमें डेंगू होगा तो H1N1 नहीं होगा। तो अगर हमें एक वायरल अटैक होता है तो हमारी रिएक्शन क्या होती है बॉडी की, कि वो दूसरे वायरल अटैक से हमें प्रोटेक्ट करती है। और इन दोनों को कंट्रोल क्या करता है, इम्यूनिटी। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसको कंट्रोल करती है। और जब इम्यूनिटी हमारी बिगड़ती है तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है। और हमें एक चीज़ से अगर हम प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं इसको बाहर का कुछ लेकर, तो वो चीज़ें बैलेंस जो है वो बिगाड़ती हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कुछ भी हमारे शरीर में ख़राब होता है तो कुछ और भी होता है उसके साथ। और हमें अगर कुछ भी अपने शरीर में ख़राब नहीं चाहिए तो हमें अपने शरीर में बैलेंस बनाना पड़ेगा। और यहाँ पर बैलेंस किस चीज़ से बन रहा है, मीडिएटर कौन है, वो है इम्यूनिटी। तो पिछले एग्जाम्पल में जो हमने देखा वो बैक्टीरिया था, और पहले एग्जाम्पल में जो देखा वो था हार्मोन। तो 3 मीडिएटर्स हैं यहाँ पर जो हमारी हेल्थ को कंट्रोल करते हैं। कौन 3 है, वो है 3 मीडिएटर कौन से हैं, वो 3 मीडिएटर हैं ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और इनको कंट्रोल कैसे किया जाए, तो मैं आपको बताता हूँ। ये 3 कॉर्नर हैं और हर एक कॉर्नर हर एक फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, हार्मोन को, इम्यूनिटी को और बैक्टीरिया को। अगर मैं इनमें से किसी एक को भी छेड़छाड़ करूँगा, मैंने कुछ इम्यूनिटी को छेड़छाड़ की तो उससे क्या होगा, इम्यूनिटी नीचे जाएगी और बाकी दोनों ऊपर चले जाएंगे। एक्शन रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट, बराबर मात्रा में उल्टी डायरेक्शन में। तो इनमें से किसी भी एक को मैं छेड़छाड़ करूँगा तो बाकी दोनों बिगड़ेंगे। एक्शन रिएक्शन। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है, छेड़छाड़ मत करो। जब भी हम कंफ्यूज्ड है कि मेरे को ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये एंटीबायोटिक लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, दवाई लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, तो आप इस चीज़ को का ध्यान रखें कि जैसे ही आपने किसी चीज़ के साथ छेड़छाड़ की तो आपकी शरीर में बैलेंस बिगड़ेगा और उसकी रिएक्शन होगी, तो आपको डबल लॉस होगा उस चीज़ का। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है कि आप छेड़छाड़ ना करें। आपको बिल्कुल छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी डिजीज़ हो, कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, हम कई दिनों से इस बारे में बात कर रहे हैं कि कितने तरह की डिजीज़ होती हैं, कितने तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। और कई लोगों से मुझे ये सुनने को मिला कि आपके आसपास के लोग बहुत कई तरह की ऐसी प्रॉब्लम से ग्रसित हैं कि उनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये अपने आप में, और उससे उनका मेंटल बैलेंस भी बिगड़ जाता है। और वो ऐसा कुछ करने की कोशिश करते हैं कि बस किसी ना किसी तरीके से उनको रिलीफ मिल जाए, और वो गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, गलत डिसीज़न ले लेते हैं, और उससे उनको और ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ जाती है। तो आपको दर्द है, आपको तकलीफ़ है, लेकिन आपको अपनी बॉडी को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। और बॉडी को अगर आप डिस्टर्ब करेंगे, बैलेंस को डिस्टर्ब करेंगे, तो आपके शरीर को वो सॉल्यूशन सही नहीं मिलेगा।
और इसको कई तरीके से हैं, चाहे आप वैक्सीनेशन की बात करें, चाहे आप एंटीबायोटिक की बात करें, चाहे आप ड्रग की बात करें, और दवाई चाहे कोई भी लें आप, चाहे वो ब्लड शुगर की दवाई हो या कुछ भी दवाई आप लें, तो आपको हार्मोन का इम्बैलेंस होगा ही होगा। तो आप कोई हार्ट की कोई प्रॉब्लम की दवाई लेते हैं तो वो आपके हार्मोन का बैलेंस जो है वो बिगड़ेगी, और इम्यूनिटी अगर डिस्टर्ब होगी तो माइक्रोब डिस्टर्ब होंगे, और एंटीबायोटिक लेंगे आपके माइक्रोब डिस्टर्ब होंगे तो उसकी रिएक्शन क्या होगी, बाकी दोनों डिस्टर्ब होंगे। तो जैसे ही आपके शरीर दिमाग में ये बात आती है कि क्या मैं ये करूँ नहीं करूँ, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बैलेंस को डिस्टर्ब नहीं करना है। यहाँ इतने सालों में कई साल हो गए हैं, हम मेडिसिन ले रहे हैं, मेडिसिन मार्केट में आती हैं, और अगर आप बहुत क्लोज से बहुत ध्यान से देखें उनको, तो ऐसा लगता है कि जैसे कि इन्फेक्शन की जो बीमारियां हैं वो घट गई हैं। लेकिन अगर मैं आज आपको पूछूं कि कैंसर क्या है, लाइफस्टाइल डिजीज़ है या इन्फेक्शियस डिजीज़ है, तो आपको शायद सोचने की ज़रूरत पड़े इस बारे में। लेकिन कैंसर का जो है वो माइक्रोब के साथ कनेक्शन है, और अगर माइक्रोब का कनेक्शन है तो वो लाइफस्टाइल डिजीज़ नहीं हो सकती, सिर्फ लाइफस्टाइल डिजीज़ नहीं हो सकती, इसके साथ कुछ और भी होगा क्योंकि माइक्रोब का कनेक्शन है इसका। तो हमारी जो समझ है बीमारी की, वो अगर क्लियर नहीं है तो हमें सोल्यूशन सही नहीं मिल सकता। तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है कि वो हम दूर से देखने की बजाय हम पास में जाकर देखें, बहुत क्लोजली उस चीज़ को ऑब्जर्व करें, तो हमें पिक्चर जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और आज जो है वो मैं आपको इस बारे में एक्सप्लेन करूँगा कि हमें क्या करना चाहिए। और मैं को एक और एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आजकल स्कूलों में जो ट्रेंड है, छोटे बच्चों को कोई ना कोई तरह की एंटीबायोटिक लेनी पड़ती है, कोई ना कोई तरह की वैक्सीनेशन लेनी पड़ती है, और छोटा बच्चा है तो हो सकता है कि कोई दवाई ना लेनी पड़े। ज़्यादातर बच्चे शायद दवाई नहीं लेंगे, लेकिन वैक्सीनेशन और एंटीबायोटिक तो लेते ही लेते हैं। और लेकिन साथ में क्या लेते हैं, वो दूध पीते हैं। और यहाँ समझने की ज़रूरत क्या है कि जो दूध है वो एनिमल प्रोटीन है। ज़्यादातर बच्चों के लिए एनिमल प्रोटीन जो है वो उनके पेट में डाइजेस्ट नहीं हो पाता, और बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है। और जब बॉडी एब्जॉर्ब करती है कुछ भी, तो वो फूड होता है या मेडिसिन होती है, ये मेडिसिन बन जाती है। तो कुछ बच्चों के लिए बॉडी जो है वो उस प्रोटीन को ब्रेक नहीं कर पाती, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती, और उसका रिजल्ट क्या होता है कि बॉडी उसको एक दवाई की तरह ट्रीट करती है और उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करती है। और जैसे ही आपके शरीर में कोई भी चीज़ एब्जॉर्ब कर होती है तो वो उल्टा रिएक्शन करती है। आप उसको खा रहे हैं खाने की तरह, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर वो एक ड्रग की तरह काम कर रहा है। तो आपने इसका क्या किया, आपने हार्मोनल बैलेंस को डिस्टर्ब कर दिया, और जैसे ही आपने इसको डिस्टर्ब किया, रिएक्शन होगी कोई ना कोई। तो बहुत लोग पूछते हैं कि क्यों नहीं पूछना चाहिए, क्यों नहीं पीना चाहिए गाय का दूध। तो उसमें आपको ये कारण है जो मैंने आपको भी कारण बताया। तो आपकी बॉडी जो है वो इसके लिए तैयार नहीं होती, इस तरह के खाने के लिए तैयार नहीं है। आप इसको खाने की तरह खाते हैं, लेकिन वो आपकी बॉडी उसके लिए तैयार नहीं है। देखने में लगता है वो खाने की तरह, पर वो खाना नहीं है। और दूसरा जो है रिफाइंड फूड, हम रिफाइंड फूड बोलते हैं, लेकिन वो रिफाइंड ड्रग है, क्योंकि बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है, उसको पचाती नहीं है। और जैसे ही आपकी बॉडी उस चीज़ को एब्जॉर्ब करेगी तो आपका हार्मोन इम्बैलेंस करेगा, और बाकी दोनों कॉर्नर क्या होंगे, वो ऊपर जाएंगे, और वो बैलेंस आपका बिगड़ेगा। और जैसे ही ये बैलेंस बिगड़ेगा और आप उस ट्रैप में फंस जाएंगे जिसको हम बीमारी कहते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें, वैक्सीन, एंटीबायोटिक, दूध, तो यहाँ पे ये ड्रग की तरह काम करता है क्योंकि एब्जॉर्ब होता है, और उससे इम्यूनिटी आपकी वीक होती है, और उससे ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं। और ऑटो इम्यून डिजीज़ जब हम बात करते हैं तो वो कई तरह की बीमारियों का कारण है, जिसमें डायबिटीज़ टाइप 1 भी है। और मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से यहाँ समझाना चाहूँगा कि आप अगर ध्यान से देखें इस चीज़ को, ध्यान से समझें इस चीज़ को, तो डायबिटीज़ के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है टाइप 1 की, वो बच्चे बिल्कुल ठीक दिखते हैं, हेल्दी बच्चों की तरह ही दिखते हैं। हो सकता है आपके पड़ोस का एक बच्चा हो जो कि टाइप 1 डायबिटीज़ का पेशेंट हो, लेकिन वो होता क्या है, वो सब परिवार जो है उसको छुपाने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता। और वो सिर्फ उन्हीं को पता होगा, उनके डॉक्टर को पता होगा। बच्चा स्कूल जाता है, उसको इंजेक्शन देते हैं, स्कूल से आता है फिर इंजेक्शन देते हैं,
रात को सोने से पहले इंजेक्शन दे देते हैं, और इसी तरह से चल रहा है। लेकिन डायबिटीज़ टाइप 1 जो है वो अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और यहाँ प्रैक्टिशनर की तरह अगर हम सोचें हम इसमें बदलाव ला सकते हैं। तो इसको करना क्या है, तो अगर उसको हाई ब्लड शुगर है तो या उसको ज़्यादा पेशाब आ रहा है बच्चे को, तो उसको इंसुलिन देने की बजाय उसको बच्चे को अगर सही खाना देना शुरू कर दें तो जो ज़िंदगी का जो सफ़र है वहाँ से वो बिल्कुल बदल जाएगा, और धीरे धीरे बच्चा जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा और उसको अपना पूरा नॉर्मल जीवन वो जी सकता है। लेकिन जैसे ही उसको हाई ब्लड शुगर जो डायग्नोसिस होती है और उसके तुरंत बाद अगर हम उसको इंसुलिन पे डाल देते हैं तो बच्चा जो है वो वहाँ से लेकर ज़िंदगी भर के लिए वो उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है और ऑलमोस्ट हैंडीकैप हो जाता है। और वो नॉर्मल दिखता है लेकिन वो हैंडीकैप है एक तरह से, क्योंकि जब भी उसको खाना खाना है उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि कितना मैं कार्बोहाइड्रेट खा रहा हूँ, कितना मैं खाना खा रहा हूँ, और उसके हिसाब से उसको एडजस्ट करके इंसुलिन लेनी पड़ेगी। और उसको उतनी दवाई उसने ले ली है तो उसको फिर उस हिसाब से ज़्यादा खाना पड़ेगा, क्योंकि उसको बैलेंस करने के लिए उसको ये सब करना पड़ता है। तो ये चीज़ ध्यान देने की है कि ये बहुत आसान है, वैसे इतना मुश्किल नहीं है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो दूसरे तरीके से मैनेज करने की कोशिश करें तो ये बहुत मुश्किल है। ये पेरेंट जब डायबिटीज़ टाइप 1 बच्चों के पेरेंट्स आते हैं मेरे पास, और वो इतने परेशान होते हैं बेचारे और इतने हार्ट ब्रोकन होते हैं कि उनको ये लगता है कि इससे अच्छा तो हम मर ही जाएं, हम सुसाइड ही कर लें, कि दिन में 3-4 बार बच्चे को इंजेक्शन देना पड़ता है, इतना कुछ करना पड़ता है। और ये बहुत इमोशनली बहुत दुखदाई है, और इसके ऊपर उनको फिर छुपाना भी पड़ता है, परिवारों से सोसाइटी से इस चीज़ को छुपाना भी पड़ता है अपने बच्चे के लिए। और आप इस चीज़ को बदल सकते हैं, हम सब इस चीज़ को बदल सकते हैं कि जैसे ही बच्चे को डायग्नोज होता है कि हाई शुगर है, तो अगर हम उसको सही खाना देना शुरू कर दें उसी मोमेंट से, तो उसको अगर हम और मैं बताऊंगा आपको कि कौन सी डाइट हमें देनी है, कौन सी डाइट हम दे सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और समझने लायक है पेरेंट्स के लिए खासकर, कि डायबिटीज़ टाइप 1 जो है वो लाइफ लॉन्ग डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए इंसुलिन के ऊपर। अभी हो क्या रहा है कि जैसे ही डायबिटीज़ टाइप 1 होती है तो सबको ये समझा दिया जाता है कि वो लाइफ लॉन्ग डिपेंडेंसी रहेगी आपकी। लेकिन ऐसा बहुत सारे केसेस के साथ हुआ है जहाँ पर कि वो इंसुलिन पर थे बच्चे, लेकिन वो डिपेंडेंसी ख़त्म हो गई, और अगर उन्होंने सही डायरेक्शन ले ली, सही तरह का खाना खाना शुरू कर दिया, और अगर उनको सही तरह का डाइट दे दिया जाए तो। और मैं उसके बारे में आज आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा। और बीटा सेल कहते हैं कि जनरेट नहीं हो सकती, रीजनरेट नहीं हो सकती। ब्रेन और हार्ट सेल के अलावा जो है वो सारी सेल्स जो है रीजनरेट हो सकती हैं, तो बीटा सेल भी रीजनरेट हो सकती हैं। लेकिन इस होप के साथ पेरेंट्स जीते हैं कि ये चीज़ नहीं ठीक हो सकती, ये चीज़ रीजनरेट नहीं हो सकती, और वो हैंडीकैप की तरह ज़िंदगी जीते हैं। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सही डाइट दें बच्चों को, सही डाइट लें, और यहीं से एक शुरुआत होती है एक बिल्कुल नए जीवन की, नए सॉल्यूशन की। तो यहाँ पर जैसा हमने देखा कि 3 डायमेंशंस हैं, और अगर हम जाने अनजाने में एक को भी डिस्टर्ब कर दें तो बाकी दोनों की रिएक्शन होगी और वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और यही हमें समझने का ज़रूरत है कि एक भी चीज़ को अगर हम डिस्टर्ब करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हमें बच्चों के लिए भी ये चीज़ एप्लीकेबल होती है कि हमें ये बैलेंस बना के रखना है। इंसान का जो दिमाग है वो लॉजिकल नहीं है, हम लॉजिकल बीइंग नहीं हैं, हम इमोशनल बीइंग हैं, इमोशनल इंसान हैं हम, कि हम इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं कि ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, बाकी लोग क्या कह रहे हैं, बाकी लोग क्या सोच रहे हैं, हम उस चीज़ से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। हम इस चीज़ से इन्फ्लुएंस नहीं होते कि ज़्यादा सच्चाई क्या है और सही ज़्यादा गलत क्या है। मैंने बहुत सारे नेचुरोपैथ को देखा है जिनको ये सब चीज़ें पता है, लेकिन जैसे ही उनको कोई तकलीफ़ होती है वो जाते कहाँ पे, वो उसी हॉस्पिटल में फिर चले जाते हैं अपने इलाज कराने के लिए। तो हमें इस चीज़ से बाहर आना है, हमारे पास वो ताकत है।
तो ये बहुत आसान है, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड है। माइक्रोब और इम्यूनिटी, ये बहुत ज़रूरी दो चीज़ें हैं जिसको हमें समझने की ज़रूरत है, और ये लगातार आपस में एक दूसरे से बात करते रहते हैं, कम्युनिकेट करते रहते हैं। अगर माइक्रोब फ्रेंडली है इम्यूनिटी बैलेंस रहेगी, और अगर माइक्रोब फ्रेंडली नहीं है तो इम्यूनिटी बैलेंस नहीं रहेगी। तो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए कि ये स्टमक की लाइनिंग है, इंटेस्टाइन की लाइनिंग है। जस्ट लाइनिंग के नीचे, हमारी स्किन के नीचे, ये डेंड्रिटिक सेल होती हैं, जिसको सुपरस्टार सेल भी बोलते हैं। ये सेल्स जो हैं वो एक एंटीना होता है इनका, जो चीज़ जैसे आप ऊपर वो लाइन देख रहे हैं, तो वो बाहर माइक्रोब से बात करती रहती है, और ये लगातार माइक्रोब जो बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी स्टमक की लाइनिंग पे रहते हैं, उनसे कंटिन्यूस इंटरेक्शन, इसका लगातार इंटरेक्शन चलता रहता है, फीडबैक लेती रहती हैं उससे, जो हमारे स्टमक के अंदर रहते हैं, और वो डिसीज़न करती हैं। उसके बाद वो डिसीज़न क्या करती हैं कि हम इन्फ्लेमेशन बढ़ाएं या घटाएं। तो हम इन्फ्लेमेशन को बढ़ाएं या घटाएं, इसका डिसीज़न लेती हैं, और इसी चीज़ से बैलेंस बनता है। और ये बैलेंस कैसे बनता है? अगर आपके पास फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं तभी ये बैलेंस बनता है। तो करीब 95% जो आपकी इम्यूनिटी है वो अपने आप नहीं चलती है, वो माइक्रोब के ऊपर डिपेंडेंट है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि माइक्रोब जो है वो हम संभाल सकते हैं, उनको हम ठीक कर सकते हैं। तो अगर ये बात है, तो अगर हम बीमार हैं, अगर हम किसी भी चीज़ से बीमार हैं, तो हम उससे बाहर आ सकते हैं, क्यों? उनको, माइक्रोब को कंट्रोल करके। तो अब ये काम कर सकता है। तो अगर जो माइक्रोब है वो फ्रेंडली नहीं है, यानी रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज हैं, तो वो डेंड्रियाटिक सेल को गलत इन्फॉर्मेशन देंगे, और वो बिल्कुल गलत हो सकता है हमारे शरीर के लिए, क्योंकि उनको गलत इन्फॉर्मेशन जा रही है। तो इसीलिए सही इन्फॉर्मेशन माइक्रोब से पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका मतलब हमारे फ्रेंडली बैक्टीरियाज होने चाहिए। तो इससे होता क्या है कि अगर गलत इन्फॉर्मेशन आएगी तो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगी, नहीं तो बहुत कम एक्टिव होंगी। तो कोई भी अगर एक्शन है, अगर वो गलत हो जाता है, तो अगर वो बैलेंस नहीं है, तो वो या तो ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगी या कम एक्टिव होंगी। यहाँ देखें तो ये एक तरह की फूड ट्रेन है। जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमारे शरीर में चलता है, ऐसे ही ट्रेन चलती है। तो जैसे वो जाती है तो अलग अलग स्टेशंस पर वो लोगों को छोड़ती जाती है, अलग अलग स्टेशंस पर वो छोड़ती जाती है लोगों को। तो वैसे ही अगर खाना हमारे शरीर में जाता है तो वो पूरे शरीर के थ्रू होके जाता है, तो वो हर एक जगह पे खाने के पार्टिकल्स को छोड़ता जाता है। छोटे छोटे जो फूड के पार्टिकल होते हैं उनको अलग अलग जगह छोड़ता जाता है। तो खाना जो है वो एक स्पीड पे हमारे शरीर के अंदर जाना चाहिए। और इसीलिए भगवान ने जो हमारे ग्रेन्स बनाए हैं तो उसको कई लेयर्स दी हैं, उसको ब्रान दिया है, उसको अंदर की लेयर दी है, उसके आगे एक और लेयर दिया, फिर एक लेयर दी है। क्यों? क्यों? ताकि वो धीरे धीरे जब आप खाते हैं तो उसको धीरे धीरे वो एक पर्टिकुलर स्पीड पे वो खाने को रिलीज़ करे, ताकि वो उतना टाइम ले। ये नहीं है कि जब आप उसको खाएंगे और तुरंत उसको पेट में जैसे आपके जाता है और तुरंत वो रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। तो इसको खाने को थोड़ा समय लगना चाहिए। जैसे हम खाते हैं तो बॉडी हमारी धीरे धीरे उसको रिलीज़ करने के लिए बनी है। ये नहीं है कि वो हमने फूड खाया, खाना खाया और वो तुरंत जो है वो उसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर दे। कि अगर कोई आउटर लेयर नहीं है, अंदर लेयर नहीं है और उसकी तीसरी लेयर नहीं है, तो फूड तुरंत एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि पूरी ट्रेन, सोचिए कि एक ही स्टेशन पर सारे लोगों को उतार दे, तो क्या होगा? और ऐसा नहीं होता है, राइट? हर एक स्टेशन पे पैसेंजर्स उतरते हैं थोड़े थोड़े। तो ऐसे ही जब हम खाना खाते हैं तो सारा खाना एक ही स्टेशन पर नहीं एब्जॉर्ब होना चाहिए, वो पूरे हमारे शरीर के अंदर जाके अलग अलग जगह पे जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत है वहाँ वहाँ पर वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, पूरे अंत तक, पूरे एंड तक, कॉलन तक, वहाँ तक उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो पूरा माइक्रोब्स जो है
वो हमारे शरीर के अंदर वो पूरा बैलेंस होना चाहिए, एकदम बैलेंस होने चाहिए हमारे शरीर के अंदर। जैसे आप देखेंगे कि या तो बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं या बहुत गरीब लोग हैं, तो ऐसे में होगा क्या, किसी के पास तो बहुत ज़्यादा खाना है, किसी के पास खाना बिल्कुल भी नहीं है, और यहीं पर कन्फ्लिक्ट होती है, यहीं पर युद्ध होते हैं। जब लोग बराबर हैं तो ज़्यादा शांति रहेगी, ज़्यादा सही रहेगा माहौल। तो ऐसे ही जब बहुत ज़्यादा प्रोसेस फूड अगर हम खाएंगे तो सारा फूड जो है वो पहले ही स्टेशन पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी जब तक फूड जो है वो बाहर तक जाने का होता है तो तब तक उसके अंदर कुछ बचता ही नहीं है, कुछ भी रिसीव करने को नहीं बचा। तो वहाँ पर ऐसे बैक्टीरियाज होंगे जो कि हमारे अनफ्रेंडली या रेजिस्टेंट बैक्टीरिया जिन्हें हम बोलते हैं वो पैदा हो जाते हैं। तो इसीलिए जो भी चीज़ हम खाते हैं तो आप ये अब क्वेश्चन करें अपने आप से कि कैसे ये पैक हुआ है, कैसे ये खाना पैक हुआ है। अगर इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग हो रखी है तो वो फूड आपके लिए ठीक नहीं है, इसीलिए फूड को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फूड जो भगवान ने बनाया है वो आपने बिल्कुल सही, वो उसने आपके लिए बिल्कुल सही तरीके से बनाया है, सही तरीके से पैक किया है, आप उसको खा सकते हैं। तो आप देखें कि जब से ये फूड की रिफाइनिंग, फूड की प्रोसेसिंग शुरू हुई है, तब से ही हमारी बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़नी शुरू हुई हैं। तो हम उस चीज़ को बदल सकते हैं, हम उसको पूरी तरह से बदल सकते हैं, क्योंकि क्या हम खाते हैं ये हमारे कंट्रोल में है, हमारे नियंत्रण में है। तो हमें बिल्कुल सही तरीके से खाना शुरू करना चाहिए। तो हमें इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें ध्यान से देखने की ज़रूरत है कि जो चीज़ें टीवी पर आती हैं, जिनकी एडवर्टीज़मेंट ज़्यादा होती है, वो ज़रूरी नहीं है हमें खाना, वो बिल्कुल गलत डिसीज़न है आपका। तो अगर खाना आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता पूरे पूरे पेट में, जैसा कि नेचर में गॉड ने डिज़ाइन किया है, तो ये आप क्या करेगा, ये आपकी इम्यूनिटी को दिक्कत करेगा। और इससे होगा क्या, क्योंकि आपके माइक्रोब जो हैं वो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया पैदा करना शुरू कर चुके हैं। तो इससे होगा क्या, या तो आपकी इम्यूनिटी ओवर एक्टिव हो जाएगी, और ओवर एक्टिव का मतलब कि आपकी इम्यूनिटी हमेशा अलर्ट रहती है, वो हर एक चीज़ के साथ फाइट कर रही है, लगातार फाइट कर रही है। और इसको क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ बोलते हैं। यानी आपका जो ऑटो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, वो अपने आप को ही अटैक कर रहा है। और दूसरा क्या होगा, नहीं तो ये होगा अंडर एक्टिव। इसका मतलब कि वो बहुत आलसी है, वो काम ही नहीं कर रही, इम्यूनिटी आपकी काम ही नहीं कर रही, इसको बोलते हैं इम्यूनो डेफिशिएंसी। और आपकी इम्यूनिटी इसका मतलब बहुत ज़्यादा पुअर है, बहुत ज़्यादा वीक है, और वो फाइट ही नहीं कर पा रही। अगर आपके कोई इन्फेक्शन भी हो गया तो वो भी नहीं, फिर भी नहीं फाइट कर पा रही वो। तो वो पैथोजन जो है, वो जो वायरस है, वो जो इन्फेक्शंस हैं, वो आपके शरीर में घर कर चुके हैं, और उसको वो इम्यूनिटी फाइट ही नहीं कर पाती। इसको इम्यूनो डेफिशिएंसी बोलते हैं। मैं इसको जीवन का खेल बोलता हूँ। यहाँ मेरे पास कॉपी भी है एक इस चीज़ की। तो जितनी भी मैंने रिसर्च की है आज तक, मैंने उस पूरे को एक ही चीज़ में समाहित कर दिया है, और ये सब कुछ इसी के अंदर है। और मैंने इसको बहुत ज़्यादा आसान करने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो, आपको बहुत आसान तरीके से ये समझ में आ जाए। इसके 3 भाग हैं, आसानी से देख सकते हैं। इसको बोलते हैं जीवन का खेल। पहला पार्ट जो है लेफ़्ट साइड में, इसमें डीआईपी डाइट को समझाया गया है, जिसको आप जानते हैं। और ये आपको ग्लूकोज लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल, फैट वगैरह को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो पहला पार्ट जो है वो डीआईपी डाइट है, और बीच वाला जो हिस्सा है वहाँ पर गेम ऑफ लाइफ, जीवन का खेल एक्सप्लेन किया गया है। तो जैसे कि अगर किसी को डिप्रेशन है तो आप कैसे डाइट बनाएंगे, कितने महीने तक आपको वो फॉलो करनी है, और उसके बाद आप क्या रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, ये सारी डिटेल है, वो आपको इसके अंदर मिल जाएगी। तो पहले क्या करना है, पहले कोई भी जो आपको कंडीशन है, यहाँ पर सब ज़्यादातर जो डिजीज़ है या जो कंडीशंस है वो यहाँ लिखी हुई हैं, जितनी भी कॉमन डिजीज़ हैं वो इसमें लिखी हुई हैं। तो सबका जो बेस है वो है डीआईपी डाइट, यानी सही खाना। तो इस केस में लेट्स से कि अगर डिप्रेशन से कोई पीड़ित है तो आपको क्या करना है, आपको इस सर्किल में आपको ढूंढना है उसको। ये 52 हफ्तों में बांटा गया है, और
इसमें आपको देखना पड़ेगा कि किस हफ्ते में डिप्रेशन लिखा हुआ है। यहाँ 49 में लिखा हुआ है, इसका मतलब कि उसको DIP डाइट जो है 49 वीक्स के लिए, 49 हफ्तों के लिए फॉलो करनी पड़ेगी। अगर वो ठीक हो गए हैं तो उसके बाद भी उनको वो फॉलो करना चाहिए, पर कम से कम उतना आपको फॉलो करना पड़ेगा और इतना टाइम लगेगा उसको ठीक होने में। जितनी जो मेरी कैलकुलेशन है उसके हिसाब से इतना टाइम लगेगा। एक आध हफ्ता ऊपर नीचे हो सकता है, पर तकरीबन इतना टाइम लगेगा। तो इसमें आपको रिज़ल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे और उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा भी लग सकता है आपको। और अगर आपको रिज़ल्ट मिल गए हैं और इस बीमारी से अगर आप बचे रहना चाहते हैं तो आपको DIP डाइट फिर भी कंटिन्यू रखनी चाहिए। और उसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे ही आप इतने हफ्तों तक डाइट लेंगे तो उसके साथ उस बीमारी के संबंधित और क्या आपको नियम फॉलो करने हैं वो आप देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एडॉप्ट O। तो आप यहाँ पर तीसरे वाले भाग की तरफ जाएंगे और वहाँ पे O को ढूंढेंगे और देखेंगे कि O के आगे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप इसमें गर्म पानी में शहद और सेफरन को डाल के लें। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि ये क्यों इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये जो पहला हिस्सा है वो DIP डाइट है और ये आपको पहले से ही पता है। और ये जो पार्ट है ये आपको गाइड करेगा कि कैसे तीसरे हिस्से को यूज़ करना है। और तीसरे हिस्से में हमने बताया है कि कौन से ऐसे नेचर के एलिमेंट्स हैं, प्रकृति के एलिमेंट हैं जो बहुत ज़्यादा असरकारक हैं और उनको आप ले सकते हैं। और कितने दिन तक, कितने महीने, कितने हफ्तों तक आपको लेना है वो यहाँ पर इंडिकेट किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं किसी भी कंडीशन का अगर दिक्कत है आपको तो वो आप इसमें देख सकते हैं। कोई भी कंडीशन हो तो मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि आप DIP डाइट से शुरू करें। स्टेप 2, आपको इलनेस यहाँ ढूंढनी है, कितने हफ्ते तक उसको फॉलो करना है और वहीं पे आपको फिर पता चलेगा कि क्या क्या और इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है। तो कितने हफ्ते तक आपको फॉलो करना है वो भी इसमें आपको क्लियरली पता चल जाएगा। और जब आप ठीक हो जाते हैं तो आप चाहें तो तीसरे हिस्से को आप छोड़ सकते हैं उसके बाद से, लेकिन आपको DIP डाइट फिर भी फॉलो करनी चाहिए उसके बाद भी।